Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to begin with the 19th lecture, that is all about the secondary and tertiary circulation across the earth. In the last lecture we discussed about the primary circulation, where we discussed about the three-dimensional meridional circulation, we discussed about the various pressure belts and associated wind belts. एंड देयर वाज शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स आल्सो। तो अब इस लेक्चर में हम करेंगे, जैसे हमने विंड सिस्टम में तीन सिस्टम्स देखे हैं, एक प्राइमरी सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम एंड टर्सरी सिस्टम। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग जो है टर्सरी और सेकेंडरी सिस्टम्स को देखना है, क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो मेनली प्राइमरी सिस्टम्स थे, जिसमें प्राइमरी विंड्स देखे थे, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। अब आज हम डिस्कस करेंगे लोकल विंड्स, जेट स्ट्रीम्स एंड एयर मास। ये जो जेट स्ट्रीम्स और एयर मास होता है वो सेकेंडरी सर्कुलेशन होता है, और लोकल विंड्स जो है वो टर्सरी सर्कुलेशन होता है। तो पहले हम टर्सरी सर्कुलेशन को देख लेंगे क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, और उसके बाद हम सेकेंडरी सर्कुलेशन को देखेंगे जो बहुत बड़ा टॉपिक है। आज भी ये सब टॉपिक होंगे, कल भी जो है इसी से रिलेटेड जो है जितने भी टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फ्रंट्स, ये सब जो है सेकेंडरी सर्कुलेशन में आते हैं। सेकेंडरी सर्कुलेशन मतलब कि प्राइमरी सर्कुलेशन के अंदर इम्बेडेड है ये सर्कुलेशन। ऊपर से सब कुछ प्राइमरी सर्कुलेशन चल रहा है, उसी के अंदर में एक मोशन रीजनल लेवल पे जो होता है एयर का, उसे हम लोग सेकेंडरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो जो हमारा पहला होगा वो लोकल विंड्स होंगे। लोकल विंड्स यानी टर्सरी सर्कुलेशन, ये लोकल लेवल पे होता है, टाउन सिटीज में होता है, राइट। और ये डायगोनल चेंजेस होते हैं, यानी कि अगर हवा जो है ईस्ट से वेस्ट चल रही है दिन में, तो हो सकता है रात में वेस्ट से ईस्ट चलने रहेगी। तो इस तरह के जो वेरिएशंस इन द डायरेक्शन ऑफ विंड in the day and night time scale is local winds। अब ये जो local winds होते हैं वो किस कारण से होते हैं? What is the reason behind the formation of these local winds? Of course the local factors, local topographic factors, local continentality and maritime influence। तो इन सारी चीजों से ये local winds जो है जनरेट होते हैं। अब ये local winds बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला तो इनके बारे में आपको पता है कि local factors की वजह से होते हैं। तो पहला जो होता है, जो कारण होता है वो होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इज अ मेजर फैक्टर्स दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विंड्स। और दूसरा होता है लैंड एंड सी। ये दूसरा कारण होता है। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, लोकल प्रेशर डिफरेंसेस जो कहीं कहीं पे वर्ल्ड में इसकी वजह से भी होते हैं। लोकल प्रेशर डिफरेंसेस लोकल लेवल पे, ठीक है। तो मेजरली जो है टोपोग्राफी की वजह से और लैंड एंड सी के वेरिएशंस की वजह से होते हैं। जो लैंड एंड सी के वेरिएशंस की वजह से जो लोकल विंड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लैंड एंड सी ब्रिज। और जो टोपोग्राफी के वेरिएशंस की वजह से होते हैं उन्हें बोलते हैं हम माउंटेन एंड वैली ब्रिज। एक्चुअली लोकल विंड्स को हम ब्रिज बोलते हैं, राइट, वेस्टर्न लैंग्वेज में ब्रिज, क्योंकि ये माइल्ड, स्लो, प्लीजेंट ये विंड होते हैं। तो माउंटेन एंड वैली ब्रिज एंड लैंड एंड सी ब्रिज। और कभी कभी लोकल प्रेशर डिफरेंस पे प्लेन एरियाज में भी कोई माउंटेन नहीं है, लैंड एंड सी नहीं है, लेकिन किसी कारण से यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, तो हाई प्रेशर वाले एरिया से यहाँ पे विंड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा गर्मियों के दिन में नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है लू चलता है, तो ये लू जो चलता है वो एक तरह का लोकल विंड हो गया जो इंडिया में प्री मॉनसून टाइम में चलता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लोकल लो प्रेशर। तो ये आपका हो गया लोकल प्रेशर डिफरेंस, लैंड एंड सी एंड टोपोग्राफी। अब वन बाय वन हम टाइप्स ऑफ लोकल विंड्स को देखेंगे कि लैंड एंड सी के डिफरेंस से कैसे विंड्स बन रहे हैं, कैसे वो रिवर्स हो जा रहे हैं डे और नाइट के बीच में, टोपोग्राफी की वजह से कैसे बन रहे हैं, कैसे रिवर्स हो जा रहे हैं, और उनका लोकल क्लाइमेट पे क्या असर पड़ रहा है। इनका लोकल क्लाइमेट पे असर पड़ता है। जैसे जितने भी प्राइमरी विंड्स होते हैं उनका इंपैक्ट जो होता है वो ग्लोबल क्लाइमेट पे होता है। जैसे ईस्ट चाइना टाइप क्लाइमेट, चाहे जो हम लोग बात कर रहे थे कि ईस्टर्न मार्जिन में, वेस्टर्न मार्जिन में, तो वो सब ग्लोबल क्लाइमेट्स हैं। समझ रही है ना? पूरे ग्लोब पे कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड 10 डिग्री से 30 डिग्री के लैटिट्यूड में वैसे ही क्लाइमेट पाए जाते हैं। तो ग्लोबल क्लाइमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द ग्लोबल विंड्स। उसी तरह से रीजनल विंड्स के केस में हम देखेंगे कि रीजनल क्लाइमेटिक मतलब फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से ये लोकल विंड्स जो है लोकल लेवल पे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वन बाय वन हम देखते हैं इन विंड्स के बारे में।
अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लैंड एंड सी ब्रिज के बारे में। ये लैंड एंड सी ब्रिज क्या होता है? ये जनरली कोस्टल रीजन्स में होता है। कोस्टल रीजन्स में बहुत ही प्लीजेंट एयर मतलब विंड चलता है। अब ये लैंड एंड सी ब्रिज क्या होता है कि दिन के टाइम में जब सन ओवरहेड होती है तो ये जो लैंड है इसके ऊपर भी इंसोलेशन स्ट्राइक कर रहा है और वाटर के ऊपर भी इंसोलेशन स्ट्राइक कर रहा है जो सी है। लेकिन लैंड क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड अदर फैक्टर्स। सी जो होता है वो लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है, मतलब हीट ट्रांसफर इसमें जो है वो लेट से होता है। तो लैंड और एडजेसेंट सी इन दोनों के बीच में ये वाला जो एरिया होगा ये बहुत रैपिड इसकी वार्मिंग हो जाएगी, हीटिंग हो जाएगी, और ये जो है इन कंपैरिजन टू दिस रिमेन कूल्ड। तो ये रैपिड हीटिंग की वजह से यहां से एयर जो है राइज करेगा। एयर राइज करके वार्म एयर ऊपर जाएगा और ऊपर जाके यहां क्रिएट क्या कर देगा, ये लो प्रेशर। यहां पे ये लो प्रेशर क्रिएट कर देगा हीटिंग की वजह से, और ऊपर जाके ये डाइवर्ज करेगा इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, दोनों साइड डाइवर्ज करेगा। लेकिन इस डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां का अलग ही है, हम इधर हमें देखना है लैंड एंड सी में। तो इधर जाके ये जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन जब ये इस सरफेस पे हम देखेंगे यहां पे इन कंपैरिजन टू दैट, तो ये अभी भी कूल्ड है डिस्पाइट हैविंग सोलर इंसोलेशन। क्यों? क्योंकि ये इतनी जल्दी गर्म नहीं हो सकता है। तो इसके कंपैरिजन में ये जो है अभी भी ठंडा है, और इसकी वजह से यहां जो है हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और इस हाई प्रेशर की वजह से यहां जो है सबसाइड करेगा एयर, और एक छोटा सा सर्कुलेशन यहां पे डेवलप हो जाएगा। और इस हाई प्रेशर और इस लो प्रेशर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स चलेगा, जिसकी वजह से एक कूल सी ब्रिज जो है लैंड की तरफ, ओशन की तरफ से चलने लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज which originates during daytime and it blows from sea towards land। ये सी से लैंड की तरफ चलेगा, तो इसको बोलते हैं हम सी ब्रिज। ये किस टाइम में होता है? दिन के टाइम में। क्यों होता है? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। तो इसके डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से ऐसा बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज। समझ में आ रही बात है? अब चलो ये भी गर्म हो गया, ये ठंडा रह गया, दिन भर ऐसा चलता रहा, तो आप समुद्र के किनारे बैठोगे दिन में तो आपको दिखेगा कि समुद्र की तरफ से हवा आ रही है, अच्छा सा ठंडा हवा। यहाँ तो गर्मी होगा क्योंकि पूरा गर्म है ये, लेकिन इधर तो ठंडा है थोड़ा। तो सी ब्रिज जनरली कूल होता है, कूल होता है, तो कूल होने की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए शाम के टाइम में देखते हो लोग जो है सैर करने जाते हैं बीच पे, और सुंदर सा हवा ठंडा ठंडा बहता है समुद्र के पास से। दिस इज व्हाट सी ब्रिज। ठीक, अब हम आते हैं रात की बात करते हैं। रात में क्या होगा कि ये जो लैंड है वो जल्दी कूल होगा। क्यों? क्योंकि हीट रेडिएट में जल्दी करता है लैंड, तो ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा, एंड इन कंपैरिजन टू दैट इट रिमेन्स वार्म। मतलब इन दोनों के बीच का आप टेम्परेचर डिफरेंस देखोगे तो इट विल बी कोल्डर देन दिस इन द नाइट टाइम। तो नाइट टाइम में ये ज्यादा ठंडा हो गया, ये गर्म हो गया इन कंपैरिजन। गर्म मतलब हॉट मत समझो, इन कंपैरिजन में ये गर्म रहा। तो यहां से अब वार्म एयर जो है राइज करना स्टार्ट होगी। वार्म एयर राइज करके ऊपर में जाके डाइवर्ज होगा और यहां जो है सिंक होगा, और इसके सिंकिंग की वजह से अब यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया रात में, और यहां पे लो प्रेशर ही रह गया। तो यहां पे हाई प्रेशर और यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, अब ये इधर से एयर जाएगा, और इसको बोलते हैं हम व्हाट, लैंड ब्रिज। तो रात के टाइम में आप देखोगे तो लैंड साइड से सी की तरफ हवा बहता है, राइट, और उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। तो ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो है एवरी डे एंड नाइट रिवर्स होता रहता है बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन। तो ये क्या हुआ, ये तो लोकल कंडीशन हुआ ना, इसका जो इंपैक्ट होता है बहुत अंदर नहीं होता है, सैकड़ों किलोमीटर अंदर, बस यहाँ जो बसे हुए कोस्टल सिटीज हैं, कोस्टल टाउन है, यहीं तक इनका इंपैक्ट रहता है, और इसलिए इसको हम लोकल विंड्स बोलते हैं। तो दिस इज वन टाइप ऑफ लोकल विंड व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी अक्रॉस द कोस्टल सिटीज एंड टाउन्स। समझ आ रही है? तो ये हो गया आपका कूल लैंड ब्रिज, कूल सी ब्रिज। कूल सी ब्रिज कब चलता है, दिन के टाइम में, कूल लैंड ब्रिज रात के टाइम में। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ज्यादातर आपको कोस्टल रीजन्स में दिखेगा। यही कारण है कि कोस्टल रीजन्स कभी भी ना बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होता है, क्योंकि वो जो है इसी तरह के लैंड एंड सी के डिस्ट्रीब्यूशन से हमेशा इक्वेबल कंडीशन यहाँ पे होता है, इक्वेबल क्लाइमेट होता है। आपको बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडी कभी भी कोस्ट में नहीं लगती है, यही कारण से। समझ में आ रही बात है? Influence, maritime influence is called. This is called maritime influence. So maritime influence when there will be and there is will be equable of climate.
अब बात करते हैं हम वैली एंड माउंटेन ब्रिज की। अब टोपोग्राफी में आप चलो, टोपोग्राफी में आप क्या देखोगे कि दिन के टाइम में ये जो माउंटेन का स्लोप है, ये वाला पार्ट ये पत्थर का बना हुआ है, राइट। ये जो वैली है ये इसमें वेजिटेशन वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो इस रीजन चूंकि ये हार्ड रॉक्स के बने होते हैं तो इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू दिस। तो ये जो है गर्मी के टाइम में गर्म भी जल्दी हो जाएंगे, ठंडा के टाइम में ठंडी भी जल्दी हो जाएंगे। तो दिन में जब सूर्य ऊपर निकला हुआ और इंसोलेशनल हीटिंग हो रही है तो ये जो माउंटेन स्लोप्स होते हैं ये बहुत हीटेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रॉक्स, हार्ड रॉक्स। यहाँ तो सॉइल है, सॉइल कवर्ड है, वेजिटेशन कवर्ड है, सब कुछ है। तो सॉइल, यहाँ का जो हार्ड रॉक्स होते हैं दे आर इमेंसली हीटेड एंड एज ए रिजल्ट देयर इज डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, लो प्रेशर, and in comparison to this there will be development of a high pressure in this region because this region is cooler than this region. So there will be a movement of, there will be an application of pressure gradient force from this high pressure to this low pressure area and causing the movement of air, और ये movement of air जो होता है ये कहलाता है वैली ब्रिज। तो डे टाइम में आप वैली से माउंटेन की तरफ विंड चलती है और उसे हम वैली ब्रिज बोलते हैं, और वो विंड ऊपर जाके मर्ज कर जाती है। तो इस तरह का एक समझ लो कि सर्कुलेशन इस टाइप का बन जाता है दोनों साइड से। यहां भी लो प्रेशर है, यहां भी लो प्रेशर है, बीच में हाई प्रेशर है, तो दोनों साइड में हवा चलेगी। यहां पे आप खड़े रहोगे तो आपको इधर से हवा आती दिखाई देगी दिन में। रात में सोचो ये जो है जल्दी ठंडा भी होगा इन कंपेरिजन टू दिस रीजन, राइट। तो ये जल्दी ठंडा होगा तो यहां डेवलप हो जाएगा हाई प्रेशर, ये इन कंपेरिजन गर्म है तो लो प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर। तो अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में होने की वजह से इधर से ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, और वो क्या करेगी कि यहाँ जो ऑलरेडी प्रेजेंट वार्म एयर होगा इसको अपलिफ्ट कर देगी, और इसको अपलिफ्ट करने के बाद नीचे में कोल्ड एयर, ऊपर में वार्म एयर। व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज दिस? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो दिस इज वैली इन्वर्जन, एयर ड्रेनेज इन्वर्जन जो हमने बात करी थी ना कि विंटर नहीं मतलब नाइट में वैली से के तरफ जो है वो लैंड के तरफ, सॉरी स्लोप के तरफ से वैली के तरफ से जो हवा चलती है वो जो है वार्म एयर को अपलिफ्ट कर देती है, नीचे कोल्ड एयर चली जाती है, और इस वैली फ्लोर पे बहुत ही फ्रॉस्ट कंडीशन हो जाता है और यहाँ एक इन्वर्जन लेयर डेवलप हो जाता है जिसे हम बोलते हैं एयर ड्रेनेज इन्वर्जन। इट इज बिकॉज ऑफ द ड्रेनिंग ऑफ एयर। तो ये इन्वर्जन लेयर हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे सेटलमेंट मुश्किल होता है। तो लोग जनरली यहाँ पे सेटल्ड होते हैं, यहाँ पे अपनी खेती करते हैं, यहीं पे अपना फ्रूट फार्मिंग सब कुछ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अगर बागान फ्रूट का लगाओगे तो ये पूरा जो है फ्रॉस्ट की वजह से बर्बाद हो जाएगा। तो दिस इज द वैली एंड माउंटेन, और इस हवा को हम बोलते हैं माउंटेन ब्रिज। तो दिस इज माउंटेन ब्रिज, दिस इज वैली ब्रिज, राइट। और इसका एक अलग भी नाम होता है, इसे बोलते हैं हम एनाबेटिक, इसे बोलते हैं कैटाबेटिक। So these are anabatic and catabatic wind also. Anabatic means ascending, catabatic means descending. तो ascending air, descending air. तो ये हो गया आपको माउंटेन एंड वैली ब्रिज। ये भी जो है दिन और रात में चेंज होता रहता है, समझ में आ रही बात है? तो these two things are the local winds। ये दो तरह के लोकल विंड्स होते हैं। और तीसरा जो होता है वो कहीं पे किसी कारण से लोकल कंडीशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस हो गया। जैसे इंडिया में देखोगे आप मॉनसून के टाइम में, मैं आपको स्पेशली लू के बारे में बताऊंगा कि इंडिया में जो है इंडियन लैंडमास पे जो है यहाँ कुछ इस रीजन में जो है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ ITCZ, और यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से अगल बगल का जो रीजन होता है वो हाई प्रेशर रह जाता है। तो इसकी वजह से इधर विंड चलने लगती है, ड्राई विंड, एकदम हॉट एंड ड्राई, दिस इज कॉल्ड लू, ठीक है। तो ये हम मॉनसून के टाइम में डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो इस तरह के जो विंड्स होते हैं वो लोकल लेवल पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो जाते हैं। तो लैंड एंड सी ब्रिज, माउंटेन एंड वैली ब्रिज एंड सच काइंड ऑफ winds are all considered under the tertiary circulation or called local winds। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारा लोकल विंड था। अब देखो, अब लोकल विंड्स जैसे आपने ये जान गया, तो लोकल विंड्स का जो टाइप्स पूछा जाता है तो दो तरीके से होते हैं। तो ये टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ फॉर्मेशन, तो इसकी वजह से हो गया। एक जो वर्ल्ड में लोकल विंड्स को हम टाइप्स जानते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, हॉट विंड्स एंड कोल्ड विंड्स, इस नाम से भी पूरे वर्ल्ड में लोकल विंड्स होते हैं। जैसे बहुत सारे लोकल विंड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के मिलेंगे, सिरोको, मिस्ट्रल, चिनूक। तो ये सब जो होते हैं ना वो वर्ल्ड के कई जगहों पे
इन कारणों से, जो मैंने 3 कारण बताए हैं, इन कारणों से ये विंड्स जो है डेवलप होते हैं। कुछ विंड्स उसमें गर्म होते हैं, कुछ विंड्स ठंडे होते हैं, तो हम उनको डिमार्केट कर देते हैं हॉट विंड्स और हॉट विंड्स और कोल्ड विंड्स की कैटेगरी में। तो जितने भी वर्ल्ड के विंड्स होंगे वो जनरली जो है 2 भागों में होते हैं, हॉट विंड्स और कोल्ड विंड्स। आपको क्या करना है यहाँ पे कि इन विंड्स को ध्यान में रखना है कि ये विंड कहां बहती है और कोल्ड है कि हॉट है। ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कोल्ड विंड्स और दूसरा होता है हॉट विंड्स। इनका लोकेशन और वेदर दे आर हॉट विंड्स और कोल्ड विंड्स, ये जो है आपको ध्यान में रखना है। और थोड़ा बहुत इनका फॉर्मेशन भी। कोल्ड विंड्स में होता है आपका मिस्ट्रल, ये एक तरह का कोल्ड विंड है। उसके बाद होता है बोरा, होता है ब्लिजार्ड और बुरान। These are names of various cold winds in the world. Hot winds, hot speeds मैंने लिख दिया। हॉट विंड्स में कौन कौन सा होता है? लू, ठीक है, बिल्कुल सही है, लू, ठीक है, और सिरोको और चिनुक, गुड, और जोंडा, ठीक है, JONDA या ZONDA, ठीक है। उसी तरह से और भी होते हैं जो कि यहां बहुत आपको मिलेंगे, क्या बोलते हैं, फोन, ये तो भूल ही गया, फोन। उसके बाद आपको मिलेंगे हर्मेटन, खमसिन, ये सब जो है ना इजिप्ट के और रीजन्स के, अफ्रीकन रीजन्स के हॉट विंड्स हैं। तो हम ना एक बार आपको इसको विंड्स को दिखा के इनका लोकेशन और थोड़ा बहुत आपको इनका फॉर्मेशंस में डिस्कस कर दे रहा हूं यहाँ पे कि कौन कैसे बने। देखो ये वर्ल्ड के डिफरेंट लोकल विंड्स हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं हम लोग हॉट विंड से। चलो, ये चिनुक हुआ, ये सेंटा आना हुआ, ये जोंडा हुआ, ठीक है। ये लोग जो हॉट विंड है, जो भी रेड दिख रहा है वो हॉट विंड है और जो भी ब्लू दिख रहा है वो कोल्ड विंड है। ये चिनुक और सेंटा आना जनरली रॉकीज माउंटेन से ईस्ट साइड में बहते हैं। इधर से जो है आपको वेस्टर्ली जा रहा है, वेस्टर्ली जो है रॉकीज माउंटेन से टकरा के और ओरोग्राफिक रेनफॉल किया। ओरोग्राफिक रेनफॉल करने के बाद रॉकीज के दूसरे साइड में वो एज ए नीचे गिरेगा और नीचे गिरने के बाद हॉट एंड ड्राई विंड्स के फॉर्म में इस पूरे रीजन्स में जो यूएस के जो प्लेन्स हैं, ठीक है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएस, इसके ऊपर ये ब्लो करेगा। उसी तरह से ये सेंटा आना है, ये सेंटा आना जो है जनरली सदर्न कैलिफोर्नियन रीजन्स में ब्लो करता है। ये भी जो है उसी तरह से प्लेट्यूज में के थ्रू चढ़ता है और उसके बाद उतर के यहाँ पे हॉट विंड्स के रूप में फॉर्म हो जाता है। इट इज लाइक समथिंग दिस, ये माउंटेन्स हैं, यहां से विंड गया इस साइड, खूब सारा रेनफॉल किया और अपोजिट साइड में ये गिर के धीरे धीरे जाके ये और इस तरह से विंड यहाँ पे बढ़ गया। तो दीज आर द हॉट विंड्स, चिनुक एंड सेंटा आना। इसमें चिनुक के बारे में पूछा जाता है क्योंकि चिनुक इज अ फेमस हॉट विंड। ये इसका क्या रोल होता है कि ये विंटर टाइम में जब चलता है तो दिस रीजन इन द विंटर इज कंप्लीटली फ्रोजन, यहां पे पूरा आइस का कवर होता है। तो आइस के कवर को ये चिनुक क्या करता है, ये जो हॉट विंड्स हैं, इट डज नॉट मीन कि यहां पे आप रहोगे तो आपको गर्मी लगेगी लू की तरह। यहाँ पे हॉट विंड्स और जो कोल्ड विंड्स का कंसेप्ट है ये वहां के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। कभी भी यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर इस विंड का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो भी ये हॉट विंड कहलाएगा। तो इस टेम्परेचर इसका 40-50 डिग्री नहीं होता है, टेम्परेचर इसका 2 डिग्री 4 डिग्री ही होता है। लेकिन यहाँ के रीजन का टेम्परेचर -10 -15 है विंटर के टाइम में, इसलिए यह हॉट विंड कहला रहा है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे कंप्लीटली फ्रोजन होता है ये जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए है। अब ये चिनुक जब चलता है तो ये पूरे आइस को मेल्ट कर देता है, और मेल्ट तो छोड़ो, कभी कभी सब्लिमेट कर देता है। सब्लिमेशन समझते हो, सीधा जो है वो बन गया सॉलिड से वेपर में बन गया। तो इसकी वजह से ये जो है पूरी तरह से सब्लिमेट हो गया। और सब्लिमेशन तब होता है जब हवा जो है गर्म तो है ही, गर्म के साथ साथ बहुत ज्यादा ड्राई हो। इफ एयर इज एक्सेस ड्राई apart from being hot, then it will not melt, it will sublimate। तो चिनुक जो है पूरी तरह से इस आइस को सब्लिमेट कर देता है, सब्लिमेशन हो जाता है, इसीलिए इसको आइस ईटर या स्नो ईटर भी बोलते हैं चिनुक को।
समझ आ रही है? तो ये चिनूक हुआ इस कारण से होता है। उसी तरह से ये सेंटा आना हुआ। अब इधर देखोगे तो जैसे इधर चिनूक है, सेम वे एंडीज के पास जोंडा चलता है। ये जोंडा जो है ये अर्जेंटीना वाले प्लेन्स में ऐसा ही काम करता है। फिर एक विंड इधर चलती है फोन, जो इंपॉर्टेंट मेन विंड्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं पहले। तो ये फोन है। फोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विंड, क्योंकि ये जो है ना एल्प्स रीजन है, यहाँ पे एल्प्स माउंटेन है। एल्प्स माउंटेन के सदर्न साइड में ये विंड ऊपर चढ़ती है, वहां रेनफॉल करती है एल्प्स के सदर्न स्लोप पे, और उसके बाद जो है उस साइड नीचे चली जाती है और एडियाबेटिकली हिटेड हो जाती है। एडियाबेटिक हिटिंग एंड लो मॉइस्चर बिकॉज इट ऑलरेडी हैव शेड मॉइस्चर ऑन द सदर्न स्लोप ऑफ द एल्प्स। अब ये जब स्विट्जरलैंड नीचे जाती है स्विट्जरलैंड के पास, तो वहां पे ये एक वार्म एंड ड्राई विंड की तरह होती है, हॉट एंड ड्राई विंड की तरह होती है। तो इस रीजन में भी पूरा आइस फ्रोजन होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है। तो यहाँ के लोगों को एक बहुत ही मतलब ये लगता है कि चलो भाई ये विंड जो है कुछ राहत यहाँ के लोगों को देता है ठंडी से। और इस तरह से वहां के आइस जो है उसको फ्री करके और वहां के लैंड जो है, फील्ड्स जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल बनाती है। तो ये और ये इन दोनों जो है इस तरह का इंपैक्ट होता है इसके ऊपर। समझ में आ रही बात है? लेकिन कभी कभी ये जो विंड्स होते हैं बहुत ज्यादा ड्राई होने की वजह से जो वहां के प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो है ये क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं कि ड्राई हीट काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है। जैसे कई बार प्लांट्स जो है डेड कर जाते हैं इनकी वजह से, क्योंकि एक्सेस जब भी ड्राई एयर होगा ना तो वो सॉइल के मॉइस्चर को खत्म कर देता है, पूरी तरह से ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट सूखने लगते हैं। तो समटाइम्स दे कॉज द बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑल्सो। ठीक, तो इसका ये होता है। फिर हम बात करते हैं सिरोको, खमसिन और हर्मेटन का। ये जो होता है लोकल प्रेशर सिस्टम्स की वजह से होता है। ये वाला जो रीजन होता है सहारा का, ये बहुत ही हॉट रीजन है, राइट? तो ये हॉट रीजन है और यहां से जो है एक टेम्परेट साइक्लोन्स डेवलप होता है विंटर के टाइम में। तो जनरली विंटर समर टाइम में ये बहुत हॉट होता है क्योंकि डेजर्ट है, मगर विंटर टाइम में क्या होता है कि ये जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि डेजर्ट का एक फीचर होता है कि समर टाइम में हॉट होगा, विंटर टाइम में थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा हाई प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है विंटर टाइम में, और इधर से टेम्परेट साइक्लोन्स फॉर्म होके इधर से गुजरता है विंटर टाइम में। यही टेम्परेट साइक्लोन हम लोग को आके ना ठंडी के दिन में बारिश करता है, जो आप जनवरी और दिसंबर में जो बारिश देखते हो, इसी की वजह से होता है। यहाँ से जो टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, इसीलिए जिसको हम इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। तो ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, इनका सेंटर जो है लो प्रेशर होता है। तो इधर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगता है, जिसकी वजह से इन डेजर्ट्स के जो विंड्स होते हैं वो इधर जाते हैं मेडिटेरेनियन की तरफ। मेडिटेरेनियन की तरफ क्रॉस कर जाता है कई बार मेडिटेरेनियन में, और फ्रांस के रोन वैली में ये हवा चलने लगता है। तो इसको सिरोको बोलते हैं। दिस इज सिरोको, दिस इज खमसिन। इन दोनों का फॉर्मेशन एक ही जैसा है, ये सहारा में होता है, ये इजिप्ट में होता है। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये सिरोको एंड खमसिन हो गया। ये हर्मेटन थोड़ा अलग होता है, ये जो है नाइजीरिया के साइड चलता है, ठीक। लेकिन यहाँ जो है लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से और यहाँ हाई प्रेशर होने की वजह से ये इधर साइड में जाने लगता है, जिसको हम हर्मेटन बोलते हैं। तो हर्मेटन, सिरोको एंड खमसिन आर द विंड्स कॉज्ड बाय द लोकल लेवल प्रेशर डिफरेंस, और इसकी वजह से ये सारे विंड्स होते हैं। तो ये सब आपके हॉट विंड्स होंगे। लू जो है वो इंडिया में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, जो कि यहाँ पे लो प्रेशर बना देता है, और उसके आसपास जो हाई प्रेशर होते हैं यहाँ से अट्रैक्ट होते हैं विंड, और इनको हम बोलते हैं लू, ठीक। तो ये आपका हो गया, समझ में आ रही बात है? तो ये सब हॉट विंड्स हो गए। अब कोल्ड विंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको इसमें क्या रखना है, नाम, एक तो कि नाम याद रखना है, उनका लोकेशन याद रखना है, और थोड़ा बहुत जो है फॉर्मेशन भी खास है। जैसे चिनूक का याद रखना कि ये रॉकीज के मतलब रेन शैडो रीजन में जो है ये फ्लो करता है, और ये एडियाबेटिकली हीटेड की वजह से गर्म हो जाता है। सेंटा आना का, जोंडा का उसी तरह से, इसमें फोन का उसी तरह से। सिरोको और खमसिन और हर्मेटन के बारे में याद करना है कि ये दोनों जो है टेम्परेट साइक्लोन के लो प्रेशर की वजह से ये लोग जो है इसके अंदर जो है खींचे चले जाते हैं, क्योंकि इनके ओरिजिन में यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इसकी वजह से ये खींचे चले जाते हैं। हर्मेटन जो है ये इक्वेटर का रीजन है जहाँ लो प्रेशर है, और इधर जो है हाई प्रेशर डेवलप होता है इन कंपैरिजन, तो इधर से ये चले जाते हैं। उसी तरह से हमारा लू जो है वो मानसून के टाइम में यहाँ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, जो लो प्रेशर क्रिएट करता है, और अगल बगल इधर खासकर हाई प्रेशर एरिया होता है, और इसकी वजह से इधर खींच के चले जाते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द हॉट विंड्स अक्रॉस द ग्लोब। समझ में आ रही बात है? अब हम कोल्ड विंड्स की बात करते हैं। कोल्ड विंड्स में सबसे पहले है हमारा मिस्ट्रल, सबसे इंपॉर्टेंट।
मिस्ट्रल जो है, यहां एक ओरेगन प्लेट्यू है, ओरेगन प्लेट्यू। इस ओरेगन प्लेट्यू में जो है बहुत ठंडा हवा जो है पूरा एकदम इसमें भरा हुआ रहता है, और ये वाला जो रीजन होता है ये वेस्टर्न साइड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। इस वेस्टर्न साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी में इधर से हवा जो है नीचे चलता है वैली के थ्रू, और इसके थ्रू ये जो हाईली कोल्ड विंड्स होता है इस कोस्ट पे चलते रहता है, एंड दिस इज कॉल्ड मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल इज ए कोल्ड विंड ओवर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द Atlantic, and it is formed because the collection of huge amount of cold winds on the plateaus of the Oregon plateau। और यहां से चलता है, ये इनफैक्ट काफी कोल्ड होता है, थोड़ा सा नीचे गिरने से ये एडियाबैटिक हीटिंग भी होती है, लेकिन इसके स्लोप की वजह से इसका स्पीड इतना ज्यादा होता है इस मिस्ट्रल का कि एडियाबैटिक हीटेड नहीं हो पाता है उतना, और इस रीजन के कंपैरिजन में ये कोल्ड ही रहता है, राइट। तो एक तरह से ना इसको ग्रेविटी फॉल ऑफ द विंड बोलते हैं, हाई स्पीड से, क्योंकि ऐसा जो बनावट होता है ना ओरेगन प्लेट्यू का, उसका स्लोप जो होता है बहुत इसके होने की वजह से, स्टीप होने की वजह से जो हवा इधर कलेक्टेड है वो नीचे आता है और धीरे धीरे काफी स्पीड से आके नीचे गिरता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है एडियाबैटिकली हीट होने के लिए, और ये एज ए कोल्ड विंड ही बढ़ते चला जाता है। समझ आ रही बात है। उसी तरह से आपका जो है बोरा है, बोरा जो है एड्रियाटिक सी के पास होता है, एड्रियाटिक सी के पास होता है, और इस यहाँ पे प्लेट्यू होती है एरिट्रियन प्लेट्यू। इसकी वजह से जो है इस रीजन्स में ये सेम मैकेनिज्म दोनों का होता है, बस इनका होता है कि ये एड्रियाटिक कोस्ट के पास होता है ईस्टर्न यूरोप साइड में, और ये जो है मेडिटेरेनियन के वेस्टर्न कोस्ट पे होता है, और ये ओरेगन प्लेट्यू से गिरता है। तो ये दोनों को, बोरा को उतने इंपॉर्टेंट है, मिस्ट्रल याद रखना जरूर, क्योंकि मिस्ट्रल इज अ फेमस कोल्ड विंड। उसके बाद आपका ये बुरान, कड़ू बुरान और ये ब्लिजार्ड, ये जो होता है, ये जनरली जो होते हैं ना पोलर ईस्टर्लीज जो होते हैं इधर से चलते हैं, तो यही पोलर ईस्टर्लीज के लोकल लेवल पे ये ब्रांचेज हो जाते हैं, जो कि कनाडा में जो होता है तो उसको ब्लिजार्ड बोलते हैं, और सेम को साइबेरिया में बुरान या काड़ा बुरान बोलते हैं, कभी काड़ा बुरान। तो ये सब जो होता है ये पोलर ईस्टर्लीज के ही आउटफ्लो हैं, ग्लोबल लेवल पे होते हैं, लेकिन किसी लोकल फैक्टर की वजह से जो पोलर ईस्टर्लीज हैं वो किसी एक पर्टिकुलर चैनल में चले जाते हैं, तो दे बिकेम द लोकल कोल्ड विंड्स। तो इस तरह से ये लोग हो जाते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द वेरियस कोल्ड विंड्स एंड हॉट विंड्स अक्रॉस द ग्लोब। तो इसमें से आप 5-6 कोल्ड विंड्स, 5-6 हॉट विंड्स का, 2-3 कोल्ड विंड्स का नाम याद रखेंगे, और इससे जो आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। अब इसमें फेमस मैं बता दे रहा हूं, चिनूक का याद रखना, सेंटा आना का याद रखना, जोंडा का याद रखना, पेम्पेरो भी है लेकिन उतना फेमस नहीं है, ठीक है। फिर आपको मिस्ट्रल का याद रखना, सिरोको का याद रखना, हर्मेटन का याद रखना, खमसिन का याद रखना, लू का याद रखना, बुरान का याद रखना, ये काड़ा बुरान नहीं पूछेगा, बोरा भी याद रख सकते हो। तो ये सब कितने का आप याद रखना कि कहां इसका लोकेशन है, और हॉट विंड है कि कोल्ड विंड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लोकल विंड्स। समझ आ रही बात है? कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है? तो दिस इज टर्शियरी सर्कुलेशन, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी सर्कुलेशन, जो कि लोकल फैक्टर्स, लोकल फीचर्स की वजह से होते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंडरी सर्कुलेशन पे, कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम्स। सेकेंडरी सर्कुलेशन जैसे जेट स्ट्रीम हो गया, एयर मास हो गया, फ्रंट्स हो गया, टेम्परेट साइक्लोन्स हो गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गया, ऑल दीज सर्कुलेशंस आर सेकेंडरी सर्कुलेशंस विद इन प्राइमरी, एम्बेडेड विद इन प्राइमरी। ठीक है। जेट स्ट्रीम्स क्या होता है? हमने जियोस्ट्रॉफिक कंसेप्ट बताया था कि जियोस्ट्रॉफी में हाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जीरो फ्रिक्शन, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे हो जाएगा, पूरा फ्रिक्शन जीरो है तो कोरियोलिस फोर्स ऐसे हो जाएगा, और इन दोनों का जो बैलेंसिंग फ्लो होगा वो जियोस्ट्रॉफिक होगा। तो ये जेट स्ट्रीम एक तरह का जियोस्ट्रॉफिक फोर्स की वजह से होता है। इट इज अ काइंड ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड। सी आइडियल केस ऑफ जियोस्ट्रॉफिक कैन नॉट बी फाउंड, बिकॉज जीरो और कंप्लीट जीरो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए जो आइडियल कंडीशन तो बनता नहीं है, तो कभी भी जेट स्ट्रीम ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। आइडियली उसको बिल्कुल इसी पाथ पे चलना चाहिए, लेकिन वो जो पाथ जो है उसका मियांडरिंग ऐसे ऐसे चलते रहता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ एनी वेरिएशन और एनी जो है डिफ्लेक्शन फ्रॉम द दिस पीजीएफ एंड दिस कोरियोलिस के बीच में। तो इसकी वजह से ये ऐसे मियांडरिंग पाथ फॉलो करता है। तो ये जो मियांडरिंग विंड होता है,
अपर एटमॉस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फेयर में, मतलब ये जमीन पे नहीं चलता है क्योंकि जमीन पे कभी भी नेग्लिजिबल नहीं हो सकता है फ्रिक्शन। तो अपर ट्रोपोस्फेरिक में नेग्लिजिबल फ्रिक्शन की वजह से, हाई कोरियोलिस फोर्स की वजह से और हाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ विंड, राइट, इन द जियोस्ट्रॉफिक फॉर्मेट, in under the influence of geostrophic mechanism which is called jet streams। अब जेट स्ट्रीम्स में आपको क्या देखना है कि जेट स्ट्रीम्स के बारे में 3-4 चीजें देखनी है। एक तो कि कितने तरह का होता है जेट स्ट्रीम, कहां कहां बनता है, क्यों बनता है और उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारे वर्ल्ड क्लाइमेट पे। तो ये 4-5 चीजें आपको जेट स्ट्रीम्स के बारे में देखनी है। समझ आ रही बात है? अब चलो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। अब देखो जेट स्ट्रीम्स के बारे में सबसे पहले ये पिक्चर देख लो। ये हमारा इक्वेटर हुआ। मेनली मेजरली 2 रीजन्स हैं जेट स्ट्रीम्स के। एक होता है जहां पे हेडली सेल्स और फेरल सेल्स इंटरसेक्ट करते हैं नियरली अराउंड 25 to 35 डिग्री। यहां पे एक हेडली सेल है, यहां पे है फेरल सेल। इन दोनों के इंटरेक्शन के पॉइंट पे ये जेट स्ट्रीम बनता है और इस जेट स्ट्रीम को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, राइट। यहां पे जो होता है इसको बोलते हैं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, क्योंकि यहां पे जो है ये हो गया पोलर सेल और ये हो गया फेरल सेल्स। इन दोनों के जो इंटरसेक्शन होता है वहां पे एक जेट स्ट्रीम बनता है जिसको हम पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ये फ्रंट क्या होता है, ये फ्रंट अभी अगला चैप्टर हम लोग करेंगे एयर मास के बाद, तो उसमें फ्रंट करेंगे। तो ये फ्रंट, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम और ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, दीज आर द 2 मेन जेट स्ट्रीम्स that revolve around the globe in a meandering path with a speed of 300 to 600 km per hour। तो ये जो होते हैं हाई वेलोसिटी विंड होते हैं, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड होते हैं जो ईस्ट से वेस्ट साइड में चलते हैं। तो सो दिस इज वेस्ट से ईस्ट साइड में चलते हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ वेस्टर्लीज। ये एक वेस्टर्लीज के ही टाइप के हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि वेस्टर्लीज के ही जोन में, उसके कोर में वेस्टर्लीज के ये विंड्स चलते रहते हैं। तो दीज विंड्स आर व्हाट, These winds are upper westerlies। कई बार इसको अपर वेस्टर्लीज भी लिखा होगा क्योंकि ये अपर ट्रोपोस्फेयर में चलता है। A high velocity winds with meandering path and encircling around the globe। पूरे ग्लोब को वो इंसर्कल करते हैं 300 से 600 किलोमीटर के स्पीड से, यहां पे भी और यहां पे भी। और ये लोग को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। और इस तरह से ये क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए पूरे ग्लोब को इंसर्कल करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये देखो कि जेट स्ट्रीम बनता कैसे है। ये वाला जेट स्ट्रीम कैसे बन रहा है, ये वाला जेट स्ट्रीम कैसे बन रहा है, किस कारण से, क्या ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इतना जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनका डायमेंशंस, कि इनकी लेंथ कितनी होती है, इनकी हाइट कितनी होती है, इनकी डेप्थ कितनी होती है, इनकी विड्थ कितनी होती है, ये सारी चीजें। और ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर को, ये 3-4 चीज हमें जानना जरूरी है। तो हम 1 by 1 जो है हर एक जेट स्ट्रीम्स को 1 by 1 इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स में मेजरली 2 होता है। ऐसे तो छोटे छोटे जेट स्ट्रीम्स और भी होते हैं, जैसे एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है जो कि हमारे तिब्बतन प्लेट्यू से बनता है और हमारे इंडिया के ऊपर से गुजरता है और जाके सोमालियन कोस्ट पे ये नीचे गिर जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। थोड़ा बहुत उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम मॉनसून पढ़ेंगे, क्योंकि वो मॉनसून को इंपैक्ट करता है, मॉनसून को हेल्प करता है इंडिया में आने के लिए। उसी तरह से एक और छोटा सा जेट स्ट्रीम होता है फिंडिलेटर जेट स्ट्रीम, वो भी मॉनसून के टाइम में हम डिस्कस करेंगे, वो क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम जिसको बोलते हैं। तो ये सारी बातें, लेकिन हम प्राइमरीली जो जेट स्ट्रीम की अभी बात कर रहे हैं वो हम पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम को और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को बात करें, क्योंकि ये मेन जेट स्ट्रीम्स हैं। एक्चुअल में जेट स्ट्रीम्स यही हैं, इनकी तरह वो है हल्का फुल्का थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ। तो जेट स्ट्रीम में सबसे पहले आप देख लो कि जेट स्ट्रीम में क्या क्या आप लिखोगे अगर जेट स्ट्रीम पे आ जाए तो। सबसे पहले आप जियोस्ट्रॉफी को वहां पे मेंशन करोगे कि दिस इज अ जियोस्ट्रॉफिक काइंड ऑफ फ्लो, राइट। दूसरा करोगे कि ये अपर एटमॉस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फेयर में होता है, नियरली बिटवीन 6 to 12 किलोमीटर के हाइट पे। तीसरा करोगे ये हाई वेलोसिटी विंड है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 300 to 600 किलोमीटर होती है। उसके बाद इसके लेंथ ब्रेथ का एक जेट स्ट्रीम जो ऐसा होता है, दिस इज वन जेट स्ट्रीम, इसका जो लेंथ होगा वो 1600 से लेके और 3200 किलोमीटर तक का लेंथ होता है, ठीक है। इसकी जो विड्थ होगी वो 25 से 50 किलोमीटर की होती है और इसकी जो हाइट होती है वो 6 to 9 किलोमीटर या 6 to 12 किलोमीटर तक की हाइट होती है। एक्चुअली वो जो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम होता है वो थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि वहां जो है ट्रोपोस्फेयर ही नीचे हो रहा है,
तो वो 6 to 9 होता है, और ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है वो 9 to 12 होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन्स में जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, तो अपर ट्रोपोस्फीयर मतलब कि हाइट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो 9 to 12 इसका हो जाएगा, 6 to 9 उसका हो जाएगा। लेंथ कितना होगा, ये 16 से 3200 किलोमीटर का लेंथ होगा। इसकी विड्थ कितनी होगी, 25 से 50 किलोमीटर होगा, और इसकी हाइट कितनी होगी, 6 से 12 किलोमीटर तक होगा। अब क्या होता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, मतलब ये लेंथ इसकी जो बात कर रहे हो वो अर्थ के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होता है, ये लेंथ वाला ईस्ट वेस्ट होता है लेंथ इसका, और इसका जो विड्थ होता है वो लैटिट्यूडनल होता है, नॉर्थ साउथ होता है, और इस तरह से ये चलते जाता है पूरे अर्थ का इंसर्कलिंग करते हुए और चक्कर काटते रहता है। तो ये होता है जेट स्ट्रीम का डायमेंशन, 16 से 3200 किलोमीटर, 25 से 50 किलोमीटर इसका विड्थ, और 6 से 12 किलोमीटर इसका हाइट, और इसकी जो स्पीड होती है वो 300 से 600 किलोमीटर पर आवर होती है, और इसकी स्पीड घटती बढ़ती रहती है, कहीं पे उसकी स्पीड तेज होगा, फिर कहीं पे धीरे होगा, फिर तेज होगा, फिर धीरे होगा, तो इसकी ऐसे जो है इसकी चलती रहती है। ठीक, तो ये एक मतलब इसका आपका समझ गया कि डायमेंशंस ऐसा होता है, इसका स्पीड ऐसा होता है। अब क्वेश्चन होता है कि ये बनता क्यों बनता है, और इसका क्या वेदर इंपैक्ट होता है। तो इसके बनने की अगर हम बात करें तो आपको जैसे अब आप ये पढ़ चुके हैं सेलुलर मॉडल जो पढ़ चुके हैं आप कि 3 डायमेंशनल कैसे यहां से इक्वेटोरियल रीजन्स पे हवा ऊपर उठता है, जाके वो 30 डिग्री के करीब में गिरता है, और उधर से एक 60 डिग्री पर से उठता है और वो भी आगे 30 डिग्री पे गिरता है। यहां से हवा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक, ये भी ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है। अब ये देखो इन जनरल ये 0 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है और यहां का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, इन दोनों में बहुत टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, राइट। जैसे जैसे आप अपर एटमॉस्फेयर में जाओगे, ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट ज्यादा है, तो इसकी जो अपर ट्रोपोस्फेयर हाइट होगी इक्वेटर के पास वो ज्यादा होती है, पोल के पास कम होती है, क्योंकि पर किलोमीटर के हिसाब से 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। तो अगर आप इक्वेटर के जस्ट ऊपर ट्रोपोपॉज के पास हाइट इसका टेम्परेचर नापोगे तो अराउंड आपको 80 to 90 डिग्री होगा, और अगर पोल के पास आप नापोगे तो चूंकि ये 6 किलोमीटर तक ही है तो यहाँ पे अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस -60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे -80 डिग्री टेम्परेचर होगा। इस रीजन में यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर आप मापोगे इन दोनों रीजन्स में, तो यहाँ का टेम्परेचर जनरली हाई होगा, और यहाँ सॉरी हाई उल्टा बोल रहे हैं, लो होगा, और यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हाइट है ये अराउंड 15 से 20 किलोमीटर का है, और ये जो हाइट है वो अराउंड 8 किलोमीटर का है। अब जमीन से दोनों हवा को आप कैलकुलेट करो कि ये हवा 15-20 किलोमीटर ऊपर जाएगी और ये हवा 8 किलोमीटर ऊपर जाएगी, तो यहां पे 15 इंटू 6 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये लॉस होगा, और यहां पे कितना लॉस होगा, 8 से 48 लॉस होगा। तो यहां पे 48 और यहां पे 90 का डिफरेंस होगा। तो यहां का जो टेम्परेचर होगा, सपोज यहां पे ग्राउंड पे 20 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो 20 और माइनस अराउंड 100 हो जाता है, 6.5। तो अराउंड 100 अगर हो गया तो 100 - 20 -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पे होगा, और यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, सपोज मान लो यहां पे कम टेम्परेचर होगा, 10 डिग्री सेल्सियस होगा, ग्राउंड पे होगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस ग्राउंड पे होगा, और यहां पे और कितना, ये 48-50 जो है और रिड्यूस कर रहा है, तो यहां पे अराउंड 50 + 10 60 डिग्री सेल्सियस माइनस में हो जाएगा। सॉरी 60 भी नहीं, 10 में से 60 घटाओगे, 50 घटाओगे तो -40 डिग्री सेल्सियस के करीब में होगा। तो दिस इज -40, दिस इज -80। तो ये वाला रीजन जो है हाई प्रेशर का है, ये वाला लो प्रेशर का है। अब इसकी वजह से इस दोनों के बीच का जो ह्यूज प्रेशर गैप होगा, प्रेशर का हाई प्रेशर यहां पे बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, यहां पे लो प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो इन दोनों की वजह से जो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यहां लगता है, ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है। और ये लोग जैसे ये 30 डिग्री के करीब में आता है, तो चूंकि 0 डिग्री पे क्या होता है कि कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास होता है। जैसे यहाँ पे 25-30 डिग्री पे देखोगे तो आपको कोरियोलिस फोर्स मिलने लगेगा। कोरियोलिस फोर्स मिल गया, वेरी हाई ग्रेडियंट फोर्स हो गया, तो प्रेशर ग्रेडियंट इधर लग रहा है, राइट, इधर प्रेशर ग्रेडियंट हो रहा है, और बहुत ज्यादा कोरियोलिस की वजह से इधर कोरियोलिस लगने लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन 0 है। तो जो ये होगा, इसकी वेलोसिटी होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे जाने लगेगा। ये नीचे मत समझना, इसको जो है ऊपर नहीं समझो,
ठीक है। तो इधर के तरफ ये इक्वेटर से पोल के तरफ जा रहा है बहुत तेजी से, क्योंकि दोनों का जो अपर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से प्रेशर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे ह्यूज हाई प्रेशर, यहाँ पे ह्यूज लो प्रेशर इन कंपैरिजन, इसकी वजह से ह्यूज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, एंड व्हेन इट रीचेस अराउंड 25 डिग्री 30 डिग्री ड्यू टू द a very strong Coriolis force, there will be the formation of a geostrophic flow. Geostrophic flow, और उस डायरेक्शन में जो है वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में हवा चलने लगेगी, और उससे क्या बन जाएगा, जेट स्ट्रीम बन जाएगा। तो जेट स्ट्रीम जो है किसकी वजह से बन रहा है, तो ये जो हेडली सेल है और ये जो फेडल सेल है, इन दोनों के बाउंड्री पे आके जेट स्ट्रीम बनता है। क्योंकि इन दोनों के जब बाउंड्री पे आता है तो इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बहुत हाई होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस हाई होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस हाई होता है, और यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स इसको मिल जाती है। और इन सब के इंपैक्ट की वजह से अचानक से जो हवा है जो ऐसे चल रही थी 25 डिग्री पे आने पे ऐसे चली जा रही है, और ऐसे जा रही है तो मियांडरिंग पाथ में चलने लग रही है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो मियांडरिंग पाथ में चलते चलते वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में और पूरे ग्लोब को इनसर्कल कर रहा है। तो दिस इज द जेट स्ट्रीम। समझ आ रही है बातें कैसे बन रहा है जेट स्ट्रीम? क्लियर है? इसको जो है डायग्राम से जैसे दिखाना हो तो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, नहीं तो इसका एक मैं वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। इस वीडियो पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जा रहा है हवा दिखाएगा ऐसे, और ऐसे उसमें से जेट स्ट्रीम बनता हुआ, तो उससे और 3 डायमेंशन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम। क्लियर है? तो ये था हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कैसे बना। अब हमारा आता है कि पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम कैसे बना। ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ठीक है। अब पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम कैसे बनेगा? अब यहां से आपको पता है कि ये वाला जो बेल्ट है वो किसका बेल्ट है? वेस्टर्लीज का बेल्ट है। ये वाला जो बेल्ट है वो किसका है? पोलर ईस्टर्लीज का बेल्ट है। अभी आपको अगले क्लास में एक एयर मास का कंसेप्ट बताएंगे। एयर मास होता है 3 डायमेंशनल बॉडी ऑफ एयर। ये जो वेस्टर्लीज के जोन में ऐसे ऐसे ना स्ट्रक्चर में एयर मास चलते हैं साथ में, उधर से ईस्टर्लीज वाले डायरेक्शन में भी इधर से आते हैं, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि 2 एयर मास टकरा जाते हैं, तो जब 2 एयर मास टकरा जाएंगे तो इस एयर मास को हम बोलते हैं वार्म एयर मास, इसको बोलते हैं कोल्ड एयर मास, क्योंकि ये ईस्टर्ली ऊपर साइड में है, ऊपर साइड में होगा तो कोल्ड होगा। कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास के कई बार टकरा जाने से इन दोनों के बीच का जो थर्मल कंट्रास्ट है, इस थर्मल कंट्रास्ट की वजह से प्रेशर कंट्रास्ट डेवलप हो जाता है, और उस प्रेशर कंट्रास्ट के डेवलप होने की वजह से एक जियोस्ट्रोफिक विंड्स डेवलप हो जाता है। तो यहां जो जियोस्ट्रोफिक विंड्स डेवलप हो रहा है वो वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास के इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है, और यहां जो हो रहा है वो हेडली सेल और फेडल सेल के इंटरेक्शन से वो हो रहा है। हेडली सेल और फेडल सेल जो है, अब देखो यहाँ वार्म एयर मास की हम बात बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन रीजन्स में जो है, जैसे ये ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, यहाँ कोई बहुत वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास के बीच का बहुत डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि ये रीजन भी एक तरह से वार्म ही होता है, नीचे लेवल पे है, ये रीजन भी एक तरह से वार्म ही होता है। यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस की वजह से इनके बीच में जेट स्ट्रीम्स बन जाता है। अब ये जेट स्ट्रीम्स जो बन के, और इसकी जो फीचर होगी वो इसी की तरह होती है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ओनली केवल डिफरेंस होता है कि इसकी हाइट ज्यादा होती है, इसकी हाइट कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो ट्रोपोस्फीयर की हाइट घटती चली जाती है। और दूसरा डिफरेंस होता है कि ये जो जेट स्ट्रीम बनता है ये एक्चुअली ये 2 एयर मास की वजह से बनता है। आगे आप क्या देखोगे कि ये दोनों एयर मास एक दूसरे से मिल जाएंगे, और ये जो थर्मल कंट्रास्ट दोनों के बीच में होगा वो खत्म हो जाएगा, तो ये जेट स्ट्रीम भी खत्म हो जाएगा। तो दीज आर नॉट परमानेंट जेट स्ट्रीम्स, दीज आर परमानेंट जेट स्ट्रीम्स। ये परमानेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वार्म और कोल्ड एयर मास की वजह से हो रहा है, और ये जो वार्म और कोल्ड एयर मास का इंटरेक्शन है ये परमानेंट नहीं है, ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद एक दूसरे में मिल जा रहे हैं और मिल के खत्म हो जा रहे हैं। और ये जो इंटरेक्शन होगा इसको बोलते हैं फ्रंट, और ये मिल के खत्म हो जाने से जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, और इसी प्रोसेस में हमारा टेम्परेट साइक्लोन बनता है। तो हम जो नेक्स्ट क्लास में टेम्परेट साइक्लोन की बात करेंगे उसमें ये सब एयर मासेस की बात हम बड़ी डिटेल में करेंगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा। वहां भी हम बताएंगे कि इसी पॉइंट पे आके और जेट स्ट्रीम बन जाता है। तो जेट स्ट्रीम जो है, ये पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम मेनली 2 एयर मास के थर्मल कंट्रास्ट की वजह से बनता है, और इसमें जो बनता है वो हेडली सेल और फेडल सेल्स के इंटरेक्शन की वजह से बनता है। तो दिस इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस 2 जेट स्ट्रीम्स। दिस इज परमानेंट जेट स्ट्रीम, दिस इज नॉट परमानेंट जेट स्ट्रीम। इसकी इंडेक्स साइकिल होती है 7 से 8 दिन की।
लगभग 7 दिन की इंडेक्स साइकिल होती है। इंडेक्स साइकिल मतलब कि बनना स्टार्ट हुआ और उसी 7-8 दिन में खत्म भी हो गया। तो 7 से 8 दिन में ये बन के खत्म हो जाता है, फिर नया बनता है, फिर खत्म हो जाता है। ये क्या होता है कि बन के घूमता रहता है, ये परमानेंट जेट स्ट्रीम्स है। समझ आ रही है बातें? समर के दिन में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, विंटर के दिन में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी याद रखना, क्योंकि विंटर के दिन में जो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो थर्मल कंट्रास्ट बढ़ता चला जाता है, तो जिसकी वजह से वार्म एयर और कोल्ड एयर मास के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो बढ़ जाएगा, तो ये जेट स्ट्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? जब जेट स्ट्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो ये जो इसकी मियांडरिंग होती है वो ज्यादा नहीं होती है, ऐसे होता है। और जेट स्ट्रीम जब वीक हो जाता है तो फिर ऐसे ऐसे होने लगता है। समझ आ रही बात है? तो ये जो है स्ट्रॉन्ग होता है जेट स्ट्रीम, तो ये बिल्कुल मियांडर नहीं करेगा, ऐसे चलेगा। और वीक हो जाएगा तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगेगा, कि जो प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स का डिसबैलेंस होगा ना, बहुत ज्यादा होने लगेगा। और एकदम स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल नहीं डिसबैलेंस होगा, कोशिश करेगा स्ट्रेट चलने का। तो ये जो है फीचर्स होते हैं इनके। समझ आ रही बात है? तो इनको जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। तो कौन कौन सा जेट स्ट्रीम हो गया? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के क्या क्या फीचर्स होते हैं? सब आपको उसी तरह से होगा, केवल डिफरेंस ये होता है कि इसकी हाइट ज्यादा होती है, उसकी हाइट कम होती है। स्पीड जो है सबका 300 से 600 किलोमीटर होता है, और स्पीड डिपेंड करता है कि थर्मल कंट्रास्ट कितना है। तो दोनों ही केसेस में थर्मल कंट्रास्ट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, बट थर्मल कंट्रास्ट बिटवीन whom? हियर बिटवीन द टू सेल्स, हियर बिटवीन द टू एयर मास। समझ में आ रही बात है? अब एयर मास आगे पढ़ोगे, फ्रंट्स पढ़ोगे, टेम्परेट साइक्लोन्स पढ़ोगे, तो धीरे धीरे चीजें और क्लियर होते जाएंगी। क्लाइमेटोलॉजी में यही होता है, जैसे एक स्टेप पढ़ोगे तो पीछे वाला एक स्टेप भी समझ में आएगा, फिर एक स्टेप पढ़ोगे तो और पीछे वाला स्टेप समझ में आएगा, और पूरा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लोगे तो एक बार इसको पूरा रिवाइज कर देना। इनफैक्ट मैंने सोचा है कि पूरे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाने के बाद 1 घंटे 2 घंटे का क्लास लेके और सबको लिंक कर देंगे कि ये देखे ये देखे ये देखे, पूरा लिंक हो जाएगा, तो उससे आपकी क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप समझ लो। अब आगे एयर मास पढ़ेंगे तो ये क्या कॉन्ट्रास्ट होता है, कैसे बनता है, ये सब चीजें भी समझ में आएंगी आपको। अभी आप ये ज्यादा समझ में आ रहा है क्योंकि इसके बीच थर्मल कंट्रास्ट हो रहा है, तो थर्मल कंट्रास्ट समझ में आ गया कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइट ज्यादा है, दोनों में हाइट डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस भी हो जाएगा, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो लैप्स रेट होता है, तो इसकी वजह से हो गया। तो ये जेट स्ट्रीम्स हो गए हमारे। अब ये जेट स्ट्रीम्स का क्या सिग्निफिकेंस है, इन जेट स्ट्रीम्स का कैसे ये मतलब हमें इंपैक्ट करते हैं पूरे क्लाइमेट को। सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस होता है जेट स्ट्रीम्स का वो होता है लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस मतलब हीट डेफिसिट जोन से हीट लेके और हीट सरप्लस जोन से हीट लेके हीट डेफिसिट जोन में जाना और इस तरह से एक्सचेंज करना। ये जो इनका मियांडरिंग होता है, ये मियांडर करके सपोज ये रीजन जो है हॉट रीजन है, ये रीजन कोल्ड रीजन है, तो ये मियांडर के साथ साथ हवा लेके जाएंगे और जैसे इधर मुड़ेंगे ना तो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर यहां छोड़ जाएंगे। तो वार्म एयर कोल्ड रीजन में छोड़ गए, उधर से कोल्ड एयर लेके आएंगे, इधर आएंगे, ऐसे घूमेंगे तो इधर वार्म कोल्ड एयर छोड़ जाएंगे। तो वार्म रीजन का वार्म एयर कोल्ड रीजन में छोड़ गया, कोल्ड एयर का कोल्ड रीजन का कोल्ड एयर वार्म रीजन में छोड़ गया, इससे दोनों रीजन के बीच में हीट ट्रांसफर हो गया। तो लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस इज कॉज्ड बाय दिस जेट स्ट्रीम्स। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो जेट स्ट्रीम होता है, अब इस जेट स्ट्रीम में देखना नीचे में कैसे ये इंपैक्ट होता है। ये जब भी ऐसे होता है हाइट पे समझना रही बात है, हाइट पे, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। जहां पे ये क्रेस्ट होता है वहां पे ऐसे एयर का सर्कुलेशन होता है। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज साइक्लोनिक होता है कि एंटी साइक्लोनिक होता है? एंटी साइक्लोनिक होता है। एंटी साइक्लोनिक में जो सेंटर होता है उस पर हाई प्रेशर होता है कि लो प्रेशर होता है? तो यहां सेंटर पे हाई प्रेशर होगा, तो ये हाई प्रेशर होगा यहां पे सेंटर पे हाई प्रेशर होगा, तो यहां जो नीचे होगा इसके नीचे जो होगा ये लो प्रेशर होगा, मतलब यहां से एयर जो है ऊपर जाएगा। जहां भी ऊपर में हाई प्रेशर होता है उसके नीचे लो प्रेशर होता है, जहां भी नीचे जो है ऊपर में लो प्रेशर होगा उसके नीचे जो है हाई प्रेशर होगा। तो ये जो इसके जमीन पे ये सरफेस, ये समझ लो ये जमीन है ये, ठीक है। तो यहां पे जो है हमेशा ऊपर में अगर हाई प्रेशर है तो यहां पे लो प्रेशर हो जाएगा, और यहां पे उल्टा हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, ऐसा सर्कुलेशन हो रहा है एयर का। ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोनिक होता है कि एंटी साइक्लोनिक होता है? साइक्लोनिक होता है। साइक्लोन में जो सेंटर होता है वहां हाई प्रेशर होता है कि लो प्रेशर होता है? लो प्रेशर होता है। तो यहां पे लो प्रेशर बना दिया, तो यहां पे लो प्रेशर है तो यहां पे जो है उसके नीचे जो है
हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा, तो यहाँ पे एयर सबसाइड करने लगेगा। तो जहां जहां ये जेट स्ट्रीम हाई प्रेशर क्रिएट करता है वहां वहां ड्राई कंडीशन, रेनलेस कंडीशन होता है, और जहां जहां इसका क्रेस्ट पड़ता है तो वहां वहां ये क्या करता है, लो प्रेशर बना के रेनफॉल क्रिएट करता है। ठीक, तो जेट स्ट्रीम जैसे जाता है ऊपर तो नीचे में इसके रेनफॉल, फिर ड्राई कंडीशन, रेनफॉल, फिर ड्राई कंडीशन, ऐसे क्रिएट हो जाता है एक बैंड। समझ में आ रही बात है? आगे आप लोग पढ़ोगे थोड़ा और डिटेल में चीजें, तो धीरे धीरे और ये समझ में आने लगेगी कि लो प्रेशर हाई प्रेशर ये क्या है। जेट स्ट्रीम का सपोज अब इसमें समझ लो कि ऐसे चल रहा है जेट स्ट्रीम, ठीक है, ऐसे चल रहा है जेट स्ट्रीम। अब जमीन पे समझो कि इस तरह से चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है। ऐसे चलने में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर इधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम बात कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है, तो ये जो है क्रेस्ट कहलाएगा, जो पोल साइड होगा। क्रेस्ट के टाइम में अगर ये ऐसे मुड़ रहा है तो ये हवा को देखोगे डायरेक्शन, तो ये सारी हवा इस तरह से यहां पे घूमेंगी इसके क्रेस्ट के ऊपर। तो ये जो हवा घूम रही है ये क्लॉकवाइज में घूम रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज में जब घूमता है तो इसका मतलब होता है कि बीच में हाई प्रेशर है और चारों बगल लो प्रेशर है। तो ये जो सेंटर होगा इस क्रेस्ट का, ये हाई प्रेशर होगा। सेंटर जो होता है हाई प्रेशर होता है। तो ये जो हाई प्रेशर यहां होगा तो नीचे से हवा जो है ऐसे ऐसे चलती है, क्योंकि वो खींचता है। ये आपको हाई प्रेशर और प्रेशर ग्रेडियंट वाला मत समझ लें, क्योंकि हम वर्टिकल में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में बात नहीं कर रहे हैं। आप देखते हो कि इक्वेटर रीजन्स में लो प्रेशर नीचे डेवलप हो जाता है तो ऊपर हवा जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, होता है, डाइवर्ज होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर होके डाइवर्ज हो रहा है, और ये डाइवर्ज करने के लिए ये नीचे से हवा खींचता है। मतलब यूं समझ लो कि जेट स्ट्रीम जो है करके खींचता है हवा, ठीक है। तो ये जो खींच रहा है तो ये नीचे लो प्रेशर बन जाएगा, और ये हवा ऊपर जाएगा तो यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होगा और यहाँ खूब रेनफॉल होगा। समझ में आ रही बातें हैं? तो पोल साइड में जो है ये पोल साइड हो गया, ये इक्वेटर साइड हो गया, ठीक है। अब जब इक्वेटर साइड में आओगे तो इसका उल्टा कंडीशन हो जाएगा। यहां जो है वो लो प्रेशर सेंटर बन जाएगा, और लो प्रेशर सेंटर की वजह से यहां हवा सबसाइड करके नीचे हाई प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर का मतलब कि यहां कन्वर्ज कर रहा है, और ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये नीचे जाएगा, तो नीचे जाके यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो यूं समझ लो कि थोड़ा आगे जाके वही जेट स्ट्रीम फूक मार रहा है। तो जेट स्ट्रीम अपने चलने में एक बार ऊपर दे रहा है हवा, एक बार नीचे ले रहा है। तो जमीन पे देखोगे तो एक जगह पे रेनफॉल कंडीशन हो जाएगा, एक जगह ड्राई कंडीशन हो जाएगा। और ये जहां पे नीचे में फूक मारता है ये जनरली जहां ज्यादा मारता है जहां ओशन से लैंड की तरफ जा रहा है, और इसीलिए इस रीजन में डेजर्ट बन जाते हैं 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। तो डेजर्ट कंडीशन तो एक हमने ऑफशोर का कारण बताया था कि ऑफशोर होता है, एक कोल्ड करंट का कारण बताया था, तीसरा हाई प्रेशर का कारण है कि हाई प्रेशर वहां डेवलप हो जाता है, और वो हाई प्रेशर जो है इतना ज्यादा होता है कि थोड़ा भी कन्वेक्शन नहीं होने देता है। समझ आ रही बात है? तो ये जो है क्रेस्ट एंड ट्रफ, मैं थोड़ा सा आपको डीप में लेके चला गया हूं, ठीक है, क्रेस्ट ट्रफ समझाने के चक्कर में जेट स्ट्रीम का। लेकिन धीरे धीरे आप लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, और सेकंड टाइम एक रिवाइज कराने के लिए हम जो देंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये हाई प्रेशर लो प्रेशर का कंसेप्ट। आप अभी साइक्लोन नहीं पढ़े हैं, एंटी साइक्लोन नहीं पढ़े हैं, तो आपको ये हाई प्रेशर सेंटर लो प्रेशर सेंटर नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। जहां भी हाई प्रेशर सेंटर होता है, जहां भी लो प्रेशर सेंटर होता है, तो हाई प्रेशर वाले रीजन में डाइवर्जेंस होता है, लो प्रेशर वाले रीजन में कन्वर्जेंस होता है। ये हाई प्रेशर है तो हवा डाइवर्ज करेगी तो नीचे से हवा आएगी, समझ रही बातें हैं। लेकिन देखो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का एक डिफरेंस समझना। अभी आप जानते हो कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन में काम करता है। वर्टिकल में हमेशा ऐसा होता है, ऊपर अगर हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है, तो हवा नीचे से ऊपर जाएगी, क्योंकि जहां भी लो प्रेशर होगा तहां हवा राइज करेगी, राइट। तो ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में उल्टा चलता है, ये इक्वेशन का उल्टा चलता है वर्टिकल डायरेक्शन में। यहां लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है, तो हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। उल्टा हो जाएगा, यहां अगर लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है, तो हवा नीचे की तरफ जाएगी हमेशा। ये एक रूल होता है, याद रखना हमेशा। ज्यादा डिटेल में अब ग्रेविटी को और ये करके हम जाना नहीं चाह रहे हैं, अदरवाइज ये एक दिमाग में रख लेना कि ऊपर में अगर हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है तो जमीन पर लो प्रेशर डेवलप होगा, ऊपर में लो प्रेशर डेवलप हो रहा है तो जमीन का हाई प्रेशर डेवलप होगा। और इसके ऊपर में लो और हाई डेवलप करने की वजह से जमीन पे हाई लो डेवलप होता है, और इस तरह से वेरिएशन हो जाता है क्लाइमेट्स के।
समझ में आ रही है? तो ऐसे जो है एक ही रीजन में देखोगे, अब देखो ये हो गया हमारा मान लो 30 डिग्री, ऐसे चल रहा है ये जेट स्ट्रीम, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया। अब इस साइड में कौन सा बन रहा है? हाई प्रेशर बन रहा है। पोल के साइड में हम ऊपर में भी बात कर रहे हैं, तो इसके जो ग्राउंड होगा, नीचे ग्राउंड होगा, यहां पे लो प्रेशर बन जाएगा, तो वहां पे खूब सारा रेनफॉल होगा। यहां पे जो है ऊपर में बन गया है लो प्रेशर, तो इसके जमीन पे ग्राउंड में नीचे हाई प्रेशर बन जाएगा, तो ड्राई कंडीशन हो जाएगा। तो उस साइड लो प्रेशर है तो रेनफॉल हो रहा है ग्राउंड पे, इस साइड जो है इसके लाइन के इस साइड जो है वो हाई प्रेशर हो रहा है, तो डेजर्ट कंडीशन होगा। तो इस तरह से ये जो है रेनफॉल और डेजर्टिफाइड कंडीशंस क्रिएट करता है पूरे लैंड पे। समझ आ रही बात है? तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स और पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स इस तरह से ये अपने क्रिस्ट और ट्रफ के थ्रू नीचे का जो क्लाइमेट है उसको जो है इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोग। क्लियर है? चलो पूरी तरह से क्लियर तो नहीं होगा क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, मगर धीरे धीरे जो पूरा क्लाइमेटोलॉजी एक बार पढ़ लेते हो कल परसों तक, तो धीरे धीरे ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से या तो फिर अभी बाहर आके ना एक बार पूछ लेते डिटेल में, इसको हम क्लियर कर देंगे। क्लियर है? तो कितने बजे निकलना होता है तुम्हें? 4 बजे ही निकलना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जेट स्ट्रीम्स। अब एक तो एयर मास का भी है, 15-20 मिनट रुक सकते हो, ठीक। अब एक जो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है, लेकिन ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होता है वो जनरली कैसे होता है, तो ये बनता है तिब्बतन प्लेट्यू के पास। हमारा इंडिया है, इंडिया में तिब्बतन प्लेट्यू जो है गर्मियों के दिन में काफी हीटेड हो जाता है। बहुत ज्यादा हीटिंग होने की वजह से ये ऊपर में राइज करता है, और ऊपर में राइज करने की वजह से ये डाइवर्ज करता है, और वो डाइवर्ज करके एक जो इसका लिम्ब होता है वो नॉर्थ में चला जाता है, हिमालय के उस पार। और वैसे हिमालय तो ऑलरेडी ये उस पार है, मतलब कि कुल्लुम सान इसके पीछे का जो माउंटेन है उसके उस पार, और दूसरा लिम्ब इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे आ जाता है। ये जो लिम्ब यहां आता है ड्यू टू कोरियोलिस एंड राइटवर्ड डिफ्लेक्शन, ये इंडिया के ऊपर चलने लगता है, और इंडिया के ऊपर जैसे जैसे ये चलता है तो नीचे में जो मॉनसून क्लाइमेट होता है इंडिया का उसको भी इंपैक्ट करता है। अब ये कैसे इंपैक्ट करता है, क्या मैकेनिज्म्स होता है, ये डिटेल में हम मॉनसून के चैप्टर में आप ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स को बताएंगे। तो ये आप समझ लो कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो होता है वो इंडिया में ये वेस्टर्न घाट्स होते होते जाके अफ्रीका के कोस्ट पे गिर जाता है। तो इस तरह का ये एक जेट स्ट्रीम चलता है, और ये जो है इंडिया की तरफ आता है बिकॉज ऑफ व्हाट, कोरियोलिस डेविएशन, और ये ऊपर जाके बनता कैसे है, तिब्बतन प्लेटू के हीटिंग की वजह से। और इस तरह से ये इंडिया में जो मॉनसून का रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है पर्टिकुलर, उसको जो है ये इंपैक्ट करता है। तो इन दैट कंडीशंस वी शैल डिस्कस इट इन डिटेल। अब देखो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के बारे में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हम लोग जानते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में जो दिसंबर जनवरी के बीच में रेनफॉल होती है वो एक्चुअली एक टेम्परेट साइक्लोन के द्वारा होती है। वो टेम्परेट साइक्लोन मेडिटेरेनियन सी में बनता है, और उस मेडिटेरेनियन सी को इंडिया तक लाता कौन है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आता है और यहां आने के बाद दो ब्रांच में टूट जाता है, एक हिमालय के उस पार चला जाता है और एक नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स पे इस पार आ जाता है। और यहां से ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स है उनको लाके पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, झारखंड यूपी में, पटना तक मोस्टली ये रेनफॉल जो है करता है। और हिमालयन रीजन्स में जो आइस स्नोफॉल होता है ठंडी के दिनों में, वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह होता है, उसी कारण से होता है। तो हम जब इंडियन क्लाइमेट करेंगे तो वहां फिर से एक बार सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का सिग्निफिकेंस हम यहां देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है। समझ में आ रही बात है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द जेट स्ट्रीम्स। ये तीन तरह का जेट स्ट्रीम्स है, आपको देखना है। और धीरे धीरे जब हम लोग फ्रंट डिस्कस करेंगे तो वहां पे एक बार फिर से पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम समझ में आ जाएगा, और फिर से जेट स्ट्रीम को जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो इंडियन क्लाइमेट जब मॉनसून करेंगे तो वहां एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एयर मास है कि एयर मास क्या होता है। देखो एयर मास क्या होता है, अगर डिफिनेशन बाई जाए तो एयर मास इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर, जिसमें हॉरिजॉन्टल लेयर्स में होमोजेनस होता है। यानी अगर इस एयर मास को इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स में हम देखें तो यहां हो या यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, सेम टेम्परेचर मिलेगा, सेम मॉइस्चर मिलेगा, सेम डेंसिटी मिलेगी। फिर ऊपर जाओगे तो चेंज होगा क्योंकि ऊपर जाने से तो टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन इस पूरे हॉरिजॉन्टल लेयर में फिर से सेम मिलेगा, फिर से सेम मिलेगा और फिर से सेम मिलेगा। तो दिस इज जस्ट लाइक, और ये मान लो परमानेंट विंड है, ये परमानेंट विंड चल रहा है। इस परमानेंट विंड के अंदर एक 3 डायमेंशनल बॉडी ऑफ एयर डेवलप हो जाता है।
और ये 3 डायमेंशनल बॉडी ऑफ एयर जो है इसी विंड के साथ धीरे 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 चलते रहता है। इट्स जस्ट लाइक कि एक पूरे पानी में जैसे नाव चलता है ना, पनडुब्बी जैसे चलते रहता है पानी के बीच में, उसी तरह से एक 3 डायमेंशनल बॉडी ऑफ एयर होता है जो इस पूरे लार्ज प्लेनेटरी विंड्स के अंदर जो है से ड्रैग करते रहता है, चलते रहता है। दिस इज कॉल्ड एयर मास। अब एयर मास कैसे बनता है, क्यों ऐसा बनता है, क्या ऐसा हो जाता है कि ऐसा बन गया और ये अपने सराउंडिंग से अलग हो गया बिल्कुल एक, वो आपको देखना है यहां पे। उसके बाद देखना है कि कितने तरह का एयर मास होता है, और उसके बाद देखना है कि इसमें ये जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वहां पे। समझ में आ रही बात है? तो एयर मास का सबसे पहले आपको देखना है कि एयर मास के क्या फीचर्स होते हैं। तो एयर मास हमेशा 3 डायमेंशनल बॉडी ऑफ एयर होता है, 3 डायमेंशनल बॉडी ऑफ एयर होता है, जिसका लेंथ जो होता है ये करीबन 16 से 3200 किलोमीटर का लेंथ होगा। इसका जो विड्थ होगा ये कम से कम आपको 300 से 600 किलोमीटर का विड्थ होगा, और इसकी जो हाइट होती है वो 4-5 किलोमीटर की हाइट होगी। तो ये जो होता है एक 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड शेप का एयर मास होता है, और इसका जो ये लेंथ होता है ये लॉन्गिट्यूड वाइज होता है, मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट इसका लेंथ होता है, नॉर्थ टू साउथ इसका विड्थ होता है, और अप टू डाउन इसका हाइट होता है। तो इस तरह का 3 डायमेंशनल बॉडी ऑफ एयर बन जाता है। और इसकी खासियत एयर मास इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसके आसपास का जो एयर होता है और इसके अंदर का एयर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर। इसीलिए अलग से एक हम एयर का एक मास इसको बोलते हैं कि चल रहा है इसमें। क्यों ऐसा होता है? तो इसका कारण देखो, ये होता तब है कि सपोज ये लैंड है एक, इस लैंड पे हवा चल रही है, हवा चल रही है, यहां हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही है, कोई एयर मास नहीं है। अचानक से मान लो कि यहां कोई फ्रिक्शनल ड्रैग, फ्रिक्शनल फोर्स यहां क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ एनीथिंग। सपोज मान लो कि यहां पे माउंटेन यहां पे खड़ा हो गया, या किसी कारण से फ्रिक्शन से यहां से जो जाती हुई हवा है वो यहां पे थोड़ी देर के लिए रुक गई, कुछ अमाउंट ऑफ एयर 6 दिन 7 दिन के लिए यहीं पर रुक गई, मुड़ने चलने की कोशिश कर रही है लेकिन ये ग्राउंड फ्रिक्शन की वजह से चल नहीं पा रही है, और इसके ऊपर की हवा पास हो गई, चली गई चली गई, सब चली गई, सब अपने रही, ये यहीं पर रुक गई किसी कारण से। यहाँ पे एक फ्रिक्शनल ड्रैग इसको मिल गया, फ्रिक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया जिसकी वजह से रुक गई। तो ये हवा अब क्या करेगी कि ये जो जमीन है इसके फीचर्स को अक्वायर करने लगी। अगर ये वार्म है तो ये हवा का नीचे वाला लेयर वार्म होने लगेगा। ये यहाँ पे खूब सारा पानी है, मॉइस्चर है, तो ये वाला रीजन मॉइस्चर हो जाएगा। इससे जो है ये वाला लेयर इंपैक्ट थोड़ा हो जाएगा, ये वाला थोड़ा इंपैक्ट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला हो जाएगा। इसी तरह से डिफरेंट लेयर का एक मास बन जाएगा जिसके हॉरिजॉन्टल मतलब लेयर्स में इक्वल सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएंगे। वर्टिकल में तो चेंज होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल में सेम टाइप का हो जाएगा। अब जैसे ही ये फ्रिक्शन जो है खत्म हुआ किसी कारण से, तो ये इसी तरह का एक मास बन के अब ये बाहर वालों से इजीली मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई है बाहर वालों से। पहले सब मिक्स्ड थे लेकिन अब बाहर वाले से प्रॉपर्टी अलग हो गई, तब ये आगे जाएगा तो ऐसे 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 चलते जाएगा और उसमें जो है ये एक अलग मास की तरह मूव करता चला जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एयर मास। समझ आ रही बात है? तो ये एयर मास का कांसेप्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एयर मास के बारे में, नेक्स्ट कौन कौन से तरह के एयर मास होते हैं, क्या होते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट 4:30। तो कल के क्लास में हम लोग एयर मास एंड फ्रॉन्ट्स को डिस्कस करेंगे। एज एन इंट्रोडक्शन हमने एयर मास को यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। बाकी इसके कई तरह के एयर मास होते हैं, डिपेंड, पहली बात की आपको देखना होगी कौन कौन सा कंडीशंस चाहिए जिसकी वजह से कोई एयर मास फॉर्मेशन होगा। जैसे होमोजेनस कंडीशन होना चाहिए, अगर इस रीजन में आधा पानी और आधा जमीन होगा तो एयर मास नहीं डेवलप होगा। ये पूरा रीजन जो है जहां पे ये एयर रुका है वो सेम होना चाहिए, या तो फ्लैट प्लेन होना चाहिए, या तो पूरा वाटर बॉडीज होना चाहिए, पूरा लैंड होना चाहिए। अब ये रग्ड सरफेस होगा, मान लो यहाँ पे प्लेट्यू है, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे एक हिल है, तो एयर मास नहीं डेवलप होगा। एयर मास डेवलप होने के लिए पूरा होमोजेनस सरफेस चाहिए होता है। फिर से जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर के बराबर होना चाहिए, तब जाके ये एयर यहाँ पे रुक जाएगा। तो इसी तरह के कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, और सारे टाइप्स के वजह से ये एयर मास उठ के अब दूसरे जगह जाएगा तो वहां कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, ये सारी चीजें हम कल के क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं, 1600 से 3200 किलोमीटर होता है। जेट स्ट्रीम की विड्थ होती है वो पतली होती है, एयर मास बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड भी। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में दोनों मोर और लेस बराबर होते हैं। अब देखो मैंने रेंज भी तो दिया 1600 से 3200, तो इसी बीच में कहीं कहीं लाई करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल होंगे।
क्योंकि इनकी साइज एक जैसी नहीं होती है, कहीं पे छोटा एयर मास बनेगा, कहीं पे बड़ा एयर मास बनेगा, कहीं पे 3200 किलोमीटर लेंथ वाला बनेगा, कहीं 1600 किलोमीटर लेंथ वाला बनेगा। उसी तरह से जेट स्ट्रीम भी होता है, कहीं पे 3200 किलोमीटर लेंथ वाला बनेगा, 1600 किलोमीटर लेंथ बनेगा। तो इस तरह से छोटे बड़े होते हैं, तो इसी रेंज में दोनों का लेंथ होता है। लेकिन विड्थ एयर मास का ज्यादा होता है, एयर मास का बहुत ज्यादा विड्थ है, 10 टाइम्स ज्यादा विड्थ होता है उसके लगभग करीब। और हाइट जो होती है वो इसकी जो है हाइट, अब ये जो होता है ना ग्राउंड से लेके ऊपर तक होता है, वो जो होता है केवल ऊपर में होता है। हमने जो 6 से 12 किलोमीटर का बताया है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल थिकनेस होगी ना वो 1.5 किलोमीटर की होगी। ये लाई करेगा 6 से 12 के बीच में, समझ में आ रही बातें? लेकिन ये जो है जमीन से लेके ऊपर तक होता है, समझ में आ रही बातें? तो ये डिफरेंस है दोनों के इसमें डायमेंशंस में।